Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss the another lecture of BCom program as well as BCom Honors Economics Semester 1, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि एक लेक्चर डिस्कस कर लिया था स्केर्सिटी वाला। आज डिस्कस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई को। तो सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई को अगर मैं समझूंगी तो ये समझना पड़ेगा कि डिमांड अराइज क्यों होती है, क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं और जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो लिमिटेड है। इस वजह से आपको क्योंकि रिसोर्सेज की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हम लोगों को सेंट्रल प्रॉब्लम्स को पढ़ना पड़ता है जो कि हम पढ़ते हुए आए हैं। अब नाउ ये एक टॉपिक प्राइस से भी रिलेटेड होता है, प्राइस मैकेनिज्म में भी पढ़ा हुआ है हमने। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई भी जुड़ी हुई है। अब डिमांड का मतलब क्या होता है? जो डिमांड होती है दैट लीड्स टू थ्री थिंग्स से मिलके बनी है। डिमांड का मतलब होता है एक तो एबिलिटी टू बाय, विलिंग टू बाय एट अ स्पेसिफिक प्राइस रेट। ठीक है, अब आप खरीदने के लायक हो, ठीक है, खरीदना चाहते हो और प्राइस रेट पे, जितना स्पेसिफिक प्राइस रेट डेट पे आपका देना चाहता है वो सामान प्रोड्यूसर, उस रेट पे, तभी आप डिमांड कहलाओगे। ये प्रॉपर टॉपिक डिमांड के बारे में आएगा तभी, अदरवाइज नहीं आएगा। तो डिमांड इन इकोनॉमिक्स का मतलब है रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूमर प्रिपेयर कर रहा है अपनी पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम में। डिमांड इकोनॉमिक्स में वो डिज़ायर से रिलेटेड नहीं है, वो वांट से रिलेटेड नहीं है, वो तीनों चीज़ों का मिक्सचर है। व्हेन अ पर्सन इज़ एबल टू बाय समथिंग एंड इट इज़ ऑल्सो विलिंग टू, आप लायक हो लेकिन आप ख़रीदना नहीं चाहते तो भी ये डिमांड नहीं कहलाएगी। तो ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं? सबसे पहले है हाउस होल्ड डिमांड। हाउस होल्ड डिमांड का मतलब है जैसे मेरी इनकम, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं डिमांड बढ़ाऊंगी, अगर मेरी इनकम नहीं बढ़ेगी तो मैं डिमांड को घटाऊंगी। इन केस अगर मेरी इनकम ज़ीरो हो जाती है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली डिमांड करूंगी, लेकिन डिमांड कभी भी ज़ीरो नहीं होती। दैट इज़ वाई हम क्लास 12th में ऑटोनोमस कंजम्पशन भी पढ़ते हैं कि हमारी जो कंजम्पशन है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। लेकिन इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड बढ़ती है, इनकम घटती है तो उसके हम हिसाब से हमारी डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाती है ना। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी भी है, वो प्राइस जो कमोडिटी का होता है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे कि प्राइस अगर इन केस किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस और ये है डिमांड, जैसे कि मान लो एक चीज़ 100 रुपये की थी तो मैं दो चीज़ें लेके आती थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 400 की हो गई अब मैंने एक लाना शुरू कर दिया क्योंकि वो मैं एक्सपेंसिव हो गई। तो जैसे जैसे आप प्राइस को बढ़ाते हो वैसे वैसे डिमांड क्या होती है? डिक्लाइन होती है। दैट इज़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस मैकेनिज्म ये कहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज़ द हैबिचुअल थिंग। जैसे कि अगर मान लो मैं एडिक्टेड हूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ से तो मैं उसकी डिमांड को इंक्रीज़ करूँगी, लेकिन अगर मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, मुझे कोई टेस्ट और प्रेफरेंस अच्छा नहीं लगता तो मैं डिमांड उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करूँगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब यहाँ पे दो गुड्स से है, एक है आपका कंज्यूमेबल, एक है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड, और एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं या एक दूसरे के बिना काम करते हैं। सॉरी, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है जो एक दूसरे के बिना काम करते हैं। जैसे टी एंड कॉफ़ी, अगर मुझे टी कॉफ़ी पसंद है तो मैं टी को स्किप कर दूँगी, है ना। तो अगर मैं टी को पसंद नहीं करती तो मैं कॉफ़ी के ऊपर शिफ्ट हो जाऊँगी, या टी की अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो मैं कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाऊँगी। तो अगर मैं टी के प्राइस बढ़ेंगे तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, और टी के प्राइस घटेंगे तो कॉफ़ी की डिमांड घटेगी, क्योंकि लोग कहाँ शिफ्ट हो गए? अगर टी के प्राइस बढ़े तो कॉफ़ी पे, कॉफ़ी के प्राइस बढ़े तो टी में, ठीक है। जैसे आप कोक और उसका भी मान सकते हो, पेप्सी और कोक का।
नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करूँ तो जैसे कि जो एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। बिना पेट्रोल के कार रन नहीं करेगी। पेन एंड इंक, तो अगर एक के प्राइजेस बढ़ते हैं तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि लोग उसको भी नहीं खरीदना चाहते। ठीक है, उसको भी नहीं खरीदेंगे, वो किसी और टाइप के गुड पे ही शिफ्ट करेंगे। तो देर आर टू टाइप ऑफ गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स जो एक दूसरे के बिना काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। फिर उसके बाद मार्केट डिमांड। अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आता है पॉपुलेशन। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए जो साइज़ है, जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिमांड जो होगी वो बढ़ेगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है आपके पर्टिकुलर गुड की डिमांड बढ़ती है, और जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए घटती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेशनल इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा इनकम होती है, कुछ लोगों के पास कम इनकम होती है। तो जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इवन, अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाए, the demand for luxury will be less and that of goods of mass consumption will be more। mass consumption बढ़ जाएगा। now law of demand बिल्कुल वही रिलेशन कहती है किस किस के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में। there is an inverse relationship between price of a commodity and quantity demanded। अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, और एक प्रोडक्ट का प्राइस घटता है तो डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। डिमांड शेड्यूल क्या कहता है, जैसे कि आप देख सकते हो डिमांड शेड्यूल में भी दो कैटेगरी हैं, एक 1 और एक 2। इंडिविजुअल और हाउस होल्ड डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल और हाउस होल्ड डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिमांड, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और अगर जब हम अन नंबर ऑफ पीपल्स को ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, तो वो कहलाएगा आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। डन। तो सबसे पहले अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं तो जैसे कि प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, क्वांटिटी डिमांडेड 3, 2.5, 2, 1.50, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, वो इंक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज़ हो रहे हैं वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, आप डिमांड कर्व भी देख सकते हो। डिमांड कर्व लीड्स टू द डाउनवर्ड फॉल। जैसे जैसे आपने प्राइसेस को कम किया, पहले इतने खरीद रहे थे, फिर प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज़्यादा हुई, प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज़्यादा हुई, प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज़्यादा हुई। फिर बढ़ते हैं मार्केट डिमांड पे, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करती, एन नंबर ऑफ पीपल होते हैं, जैसे ए और बी, तो दोनों की डिमांड को जब जोड़ देंगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। अगर आप नोटिस करो तो पहले हमने ए का बनाया, फिर हमने बी का बनाया, फिर ए और बी को दोनों को जोड़ दिया, तो ये मार्केट डिमांड कर कहलाता है। अब लॉ ऑफ डिमांड का बेसिक क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जैसे जैसे मैं कोई एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करती रहूँगी, जो मेरी क्षमता है और गुड्स को कंज्यूम करने की वो कम होती जाएगी। जैसे कि मान लो मैं 4 चपातीस कंज्यूम करती हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने एक रोटी कंज्यूम कर ली, अब मेरे को कितने की भूख है, 3 की। 2 रोटी कंज्यूम कर ली तो अब भूख कितने की है, 2 की। अब 3 कंज्यूम कर ली तो 1 की, और अगर 4 कंज्यूम कर ली तो 0 की। लॉ ऑफ डिमांड इस प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, जहाँ पे जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते हो वैसे वैसे आपकी डिमांड फिर क्या होती है, डिक्लाइन होने लगती है। न्यू कंज्यूमर का क्या मतलब है कि नए नए कंज्यूमर भी मार्केट के अंदर आते रहते हैं। जब नए नए कंज्यूमर मार्केट के अंदर आते हैं तो इंटायर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और इसके हिसाब से जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी आप डिमांड ज़्यादा करोगे, ठीक है, प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, तो फिर ये इसके हिसाब से भी बेस्ड होता है। इनकम इफ़ेक्ट के ऊपर, ज़्यादा लोग इनकम ज़्यादा अगर अर्न करते हैं तो उसके ऊपर भी आपका क्या डिपेंड करता है, आपका इनकम इफ़ेक्ट डिपेंड करता है, लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड करता है। नाउ सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या कहते हैं,
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है वही टी और कॉफ़ी वाला। अगर आप टी की प्राइजेस को बढ़ाओगे तो पीपल विल शिफ्ट फॉर कॉफ़ी ओनली, तो कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो डिमांड इस हिसाब से काम करता है। अब एक कुछ चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के साथ काम करती हैं, कुछ चीज़ें जो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट काम करती हैं। जैसे अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो गुड्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बिकम स्केयर। अब अगर आपको डर होगा कि मान लो अनियन के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर, तो आप आज ही अनियन को परचेज करके रख लोगे। तो जो प्राइजेस आपको लग रहा था कि इन फ्यूचर बढ़ने वाले हैं वो प्राइजेस आज ही बढ़ जाएंगे, तो ये आपका एक्सेप्शन में आता है लॉ ऑफ डिमांड। जब लोगों को ये अजम्पशन होती है कि आज प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग आज ही उस प्रोडक्ट को परचेज करके रख लेते हैं, ठीक है, तो आज उसकी डिमांड बढ़ जाती है। नाउ गुड्स कैरिंग सोशल स्टेटस, जो जैसे लग्जरी गुड्स वगैरह प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब ज़्यादा महंगे होंगे सामान तभी वो खरीदेंगे। तो जैसे जैसे प्राइजेस ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उस प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती है। तो ये कौन से होते हैं, जो सोशल स्टेटस के जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब। गिफन गुड्स कौन से होते हैं, गिफन गुड्स इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड अगर आपकी प्राइजेस बढ़ जाती है, ठीक है, तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। और जैसे जैसे प्राइजेस कम होते हैं, जैसे घटिया क्वालिटी के आप वीट वगैरह देखते हो ना, वो गिफन गुड्स के अंदर कंज्यूम किया जाता है। अब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है, ये कहलाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। देख रहे हो आप, मूवमेंट हो रही है, ठीक है, जैसे आपका डिमांड कर्व या तो ऊपर मूव कर रहा है या नीचे, नीचे मूव करेगा तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहलाता है, ऊपर मूव करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहलाता है। ये मूवमेंट कहलाती है। और एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वो शिफ्ट कहलाती है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज, जहाँ पे पूरा डिमांड कर्व ही उठ के आ जाता है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्टिंग। तो अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन आता है, और अगर मैं शिफ्टिंग की बात करूं तो इसमें आपका इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड आता है। यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं करता, डिमांड कर्व रिमेन सेम, ठीक है, और यहाँ पे डिमांड कर्व क्या करता है, शिफ्ट करता है। अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट करता है, प्राइस चेंज होता है, और यहाँ पे प्राइस रिमेन्स द कांस्टेंट। यहाँ पे प्राइस को फ्लक्चुएट करने के लिए क्या होता है, क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, और यहाँ पे प्राइस सेम रह रहा है और अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो रही है। यहाँ प्राइस की वजह से डिमांड बदल रही है, यहाँ प्राइस की वजह से नहीं, किसी और वजह से आपकी डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो दैट इज़ द होल डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब है जैसे कि प्राइस बढ़ेगी घटेगी। अब जैसे कि मान लो प्राइस ना बढ़ करके इनकम बढ़ गई, ठीक है, प्राइस ना फ्लक्चुएट होके इनकम बढ़ गई, तो आप डिमांड ज़्यादा करने लगोगे ना। तो फिर इस केसेस के अंदर प्राइस ना बढ़ के किसी और फैक्टर की वजह से आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई, इसकी वजह से आप क्या करोगे, डिमांड ज़्यादा लेने लगोगे। और अगर आपका प्राइस इज़ द ओनली फैक्टर तो आप कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हो। नाउ सप्लाई एनालिसिस, supply is the positive relationship, supply refers to the quantity of commodity जो कि producer sell करना चाहता है market पे at a specific price at a specific time, मतलब वो बेचना चाहता है। जैसे कि डिमांड क्या था, वो खरीदने चाहते थे लोग, कंज्यूमर खरीदना चाहते थे, एबिलिटी टू बाय है ना, एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू बाय। जबकि आपका जो सप्लाई है वो है, उसका क्या मतलब है कि पर्टिकुलर प्राइस में लोग सेल करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रिलेशन होता है ये पॉजिटिव होता है प्राइस और सप्लाई का, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है लोग ज़्यादा सप्लाई करने लगते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द सप्लाई, सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज़ प्राइस।
प्राइस के बढ़ने की वजह से आपका सप्लाई बढ़ता है, ये लॉ ऑफ सप्लाई भी कहलाता है। अदर गुड्स, अगर मैं दूसरे गुड्स की बात करूँ तो अगर मान लो अदर गुड्स में कौन से हो गए, फिर वही हो गए दो गुड्स, एक तो हो गई आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करूँ टी और कॉफ़ी, तो अगर टी के प्राइस बढ़ेंगे तो कॉफ़ी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, लोग टी की सप्लाई बढ़ाएंगे। और ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कार और पेट्रोल का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो अगर कार की प्राइसेस बढ़ेंगे तो लोग पेट्रोल की भी सप्लाई को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वहाँ जो हमने रिलेशन पढ़ा था डिमांड के अंदर, बिल्कुल अपोजिट रिलेशन आप देख सकते हो। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब अगर और किसी वजह से आपके प्राइसेस में चेंजेस आते हैं, राइज होता है वन फैक्टर और अदर फैक्टर, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, और ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे तो सप्लाई विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो रोज़ रोज़ तो आपकी सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाओगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी। गोल ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का इस गोल क्या है, गोल अगर प्रॉफिट कमाना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगा। अगर उसको अपना मार्केट में शेयर बनाना है तो वो सप्लाई को इतना नहीं रखेगा, लेकिन अपनी क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेगा। लॉ ऑफ सप्लाई रेफर्स टू अ स्टेज वेयर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड। पॉजिटिव रिलेशन होता है, आप नोटिस करो तो देखोगे, पहले प्राइस 1 रुपये था, फिर 1.5 रुपये हुआ, फिर 2 रुपये हुआ, फिर 2.5 रुपये हुआ। ऐसे ही क्वांटिटी सप्लाइड 10 रुपये हुई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई। तो जो सप्लाई कर्व है विल बी लाइक दिस वन, ये इस तरीके से मूव करता है सप्लाई कर्व। और डिमांड कर्व कैसे मूव करता था, ऐसे। मार्केट सप्लाई, अब यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल फर्म का जो शेड्यूल बना रहे हो वो ये है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। और अगर मार्केट का बनाना चाहते हो तो मार्केट का ये रहा, मार्केट का आराम से बन सकता है ना, जहाँ पे पर्टिकुलर दो की आपने प्राइस के अकॉर्डिंगली दो की क्वांटिटी सप्लाइड को नोट किया एंड देन फिर ऐड कर दिया, वही पहले वाला प्रोसीजर है, यहाँ पे सेम रहेगा। फिर डिफरेंस इन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और एन इंक्रीज, वही सेम है, क्वांटिटी सप्लाइड की इन्होंने बोल रखा है। चेंज कब आता है, जब प्राइस की वजह से क्वांटिटी बढ़ती और घटती है। और जब प्राइस ना चेंज हो और किसी वजह से आपकी जो फैक्टर है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो, तो ये कहलाता है आपका इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है और बढ़ और घट रहा है। नाउ देन इक्विलिब्रियम प्राइस, जहाँ पे आपका डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाते हैं, वहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो पॉइंट है दैट इज इक्विलिब्रियम। तो 2.50 प्राइजेस से ऊपर जो प्राइजेस थे उस पर ये क्या हो रहा था, ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये वैल्यू घट रही है, डिमांड है ना, और यहाँ पे वैल्यू भी बढ़ रही है। फिर यहाँ पे वैल्यू, ये अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर ये अमाउंट घट रहा है, ठीक है। और फिर ये इस तरीके से ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है, तो ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम स्टेज कहलाता है। इक्विलिब्रियम स्टेज मतलब आपने डिमांड कर्व बनाया, आपने सप्लाई कर्व बनाया, जिस पॉइंट पे दोनों मीट कर गए दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिक्रीज इन डिमांड। जैसे कि मान लो सपोज ये बनाया मैंने इक्विलिब्रियम, अब डिमांड कर्व डिक्रीज हो गई, डिमांड कर्व डिक्रीज हो गया, ठीक है, ये डिमांड कर्व है। अब डिक्रीज होने की वजह से जो आपका ग्राफ बनेगा इट्स लाइक दिस, बन रहा है ग्राफ, ऐसे बन जाएगा। तो अब यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस जो यहाँ पुट हो रहा था, जो यहाँ बन रहा था, अब वो नीचे को शिफ्ट होगा। ऐसे ही अगर मैं ये डिक्रीज इन डिमांड कर रहा है, पहले इक्विलिब्रियम बनाएंगे, इक्विलिब्रियम बनाने के बाद अगर मैं इक्विलिब्रियम अब न्यू वाला यहाँ बनाती हूँ और यहाँ के हिसाब से इक्विलिब्रियम ये चूज़ करती हूँ, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, डिमांड कर्व जो है वो इस तरीके से इंडिकेट कर जाएगा। ऐसे ही सप्लाई का भी दोनों पॉइंट बनते हैं, सप्लाई का भी सीख लेते हैं। सप्लाई का जैसे ये पॉइंट है, इक्विलिब्रियम स्टेज है। इक्विलिब्रियम स्टेज के बाद अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो पॉइंट होता है, अगर मैं सप्लाई को बढ़ाती हूँ तो मेरा ये ग्राफ बनेगा, तो मेरा इक्विलिब्रियम अपवर्ड राइज हो जाएगा। और अगर घटाती हूँ तो इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड
राइज हो जाएगा। यही सब ग्राफ्स इन्होंने बना के प्लॉट अप करके समझा रखे हैं आपको, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है ना तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलो ये तो रहा 1A चैप्टर। अब बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इसके अंदर हम लोग लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 3 में, क्योंकि 2 पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं इसके। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप लोग चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी स्टूडेंट्स।